हेलो चैंपियंस। तो आ गया हमारा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वन शॉट में मैं आपको, जो आप लोगों ने अगर पीछे वीडियो मेरी नहीं देखी है, अगर कोई भी बच्चा एकदम से इस चैप्टर को पूरा खत्म करना चाहता है तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इसमें वन शॉट में जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से वो लिए गए हैं, और जो पीवाईक्यू में अदर देन बुक से क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मैंने लिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए। और इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं वो होंगे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। कि सर हमें वर्ड प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन नहीं बना पाते, सॉल्व तो हम कर लेते हैं लेकिन हम इक्वेशनों को वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन नहीं बना पाते। तो आज की क्लास में आपको पूरी वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन ही बनानी आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ उसके बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। देन उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अच्छा, हमारे पास चैप्टर का नाम है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या मतलब है एक एक वर्ड का? देखो, पेयर का मतलब क्या, जब हमारे पास पेयर में हो। पेयर का मतलब जब हमारे पास कोई चीज पेयर में होगी, यानी कि डबल होगी। सिंगल नहीं, सिंगल तो आप लोग हो, सर जो चीज डबल में होगी तो डबल में क्या होगी, हमारे पास पेयर में होंगी। और पेयर में क्या होगी, दोनों इक्वेशन क्या होंगी, लीनियर इक्वेशन। अब सर ये लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन से मतलब है कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर, सर वेरिएबल क्या होते हैं वो बताऊंगा आगे। किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी कि डिग्री कितनी होगी हमारे पास वेरिएबल की, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। तो वो कौन सा होता है, लीनियर इक्वेशन। इक्वल टू में 0 लगा दे तो क्या बन जाता है हमारा इक्वेशन। इन टू वेरिएबल, कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। सर ये वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जो हमारे चेंजेबल होते हैं, यानी कि जैसे ABCD A to Z तक जो नंबर चलते हैं वो वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास वो चेंजेबल होते हैं, यानी कि मोस्टली तो हम XY यूज करने वाले हैं। यहाँ पर कोई WT भी ले सकता है, PQ भी ले सकता है, RS भी ले सकता है। ठीक है। तो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, ये A to Z तक जो सारे नंबर्स होते हैं ABCD होते हैं, सारे वेरिएबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं। ठीक है। तो अब जैसे मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूँ तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी A1x प्लस B1y और प्लस का C1 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन बनेगी क्योंकि पेयर में चाहिए ना हमको, तो पेयर में बनानी पड़ेगी, तो प्लस का C2 इक्वल टू 0। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जिसमें हमारे पास मैंने आपको बताया कि A1 ये x और y देखो वेरिएबल है। पेयर का मतलब 2 पेयर में जुड़वे में है, और लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, वेरिएबल पावर 1 है। इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू 0। तो ये इस चैप्टर का मतलब होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ गई? चैप्टर का मतलब समझ में आया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। अब मैं आपको ये A1 A2 ये क्या सर, इसमें A1 B1 और A2 और B2 ये क्या आर रियल नंबर, और C1 एंड C2 यहीं पर लिख दो, C1 और C2 भी ये सारे नंबर क्या हमारे पास रियल नंबर है। C1 एंड C2 आर रियल नंबर। ये क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है। और C1 और ये x और y क्या है, इसमें x और y क्या वेरिएबल, x एंड y आर वेरिएबल। ये क्या होते हैं वेरिएबल, ये चेंजेबल होते हैं, इनकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, PQ भी आ सकता है, RS भी आ सकता है। ठीक है। और क्या बचा इसमें, ये क्या, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन में क्या नहीं हो सकता। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें A1 नॉट इक्वल टू 0 और B1 भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता। अगर आप A1 को 0 कर दोगे तो ये तो पेयर में सॉरी किस में बचेगी, टू वेरिएबल में बचेगी नहीं, तो ये तो 1 वेरिएबल की बच जाएगी फिर y। तो इसलिए इसमें हम A को और B को 0 नहीं कर सकते। C कांस्टेंट है वो 0 हो सकता है। ठीक है। सेकंड इक्वेशन में भी हम किसको 0 नहीं कर सकते, A2 को, और B2 को 0 हम नहीं कर सकते। ये दो नंबर हमारे पास 0 नहीं हो सकते। ठीक है सर। C1 और C2 क्या है, यहाँ पे अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 एंड C2 क्या है, C1 एंड C2 आर कांस्टेंट नंबर। अब सर ये कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ जिनके साथ वेरिएबल नहीं आएगा, यानी कि x और y जिसके साथ कुछ नहीं आएगा वो कांस्टेंट नंबर हो जाएंगे। जैसे हमारे पास 2 लिख दिया, 3 5 6 7 ये सारे कांस्टेंट नंबर है।
ठीक है। अगर वेरिएबल के मल्टीपल में कोई कांस्टेंट आ गया, जैसे 2x आ गया, 3y आ गया, वो कोफिशिएंट होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, उस एग्जांपल से आपको रिलेट करके बताना है, ठीक है। तो -2x प्लस का 3y इक्वल टू 0 और 4x माइनस का 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसमें फर्स्ट इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है और कंपेयर करके मुझे बताना है इसके रेशियो क्या होंगे, a1 के, b1 के और c1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं तो देखो x के कोफिशिएंट में क्या है a1, यहाँ पे x के कोफिशिएंट में क्या -2, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2, ऐसे कंपेयर करने पर, ठीक है। यहाँ पे b1 किसके कोफिशिएंट है, b1 है y का कोफिशिएंट, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ पे c क्या कांस्टेंट नंबर, यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं सर, 0 ही है, तो हमारे पास c क्या हो जाएगा, c1 0, ठीक है। ये समझ में आया हम कांस्टेंट नंबर कैसे निकालते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में आ जाओ। अगर सेकंड इक्वेशन को मैं इस सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो x के कोफिशिएंट में क्या है a2, यहाँ पे x के कोफिशिएंट में क्या है 4, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है b2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -2, विद साइन लिखना है, याद रखना। तो b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ठीक है। यहाँ पे c2 है और यहाँ पे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो c2 की वैल्यू क्या है 3, कॉस ये होगा कांस्टेंट, तो c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इस तरीका से हम अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इक्वेशन के क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। जैसे ही हमारे मतलब a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी तो इनके अगर हम रेशियो देखेंगे। अच्छा ये बताओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपने सर बता दिया क्या होता है। तो सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो दो वेरिएबल को जब इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू आएगी, एक्स और वाई दोनों की, यहाँ दोनों की वैल्यू आती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या मेथड है सर, उसके लिए दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड और एक है हमारे पास कौन सा, अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, देखो आंसर तीनों से सेम आती है। जो अलजेब्रिक मेथड होता है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड में भी हम कैसे दिखाएंगे, प्लॉट करके ग्राफ पे दिखाते हैं, उसमें भी सेम आंसर आते हैं एक्स और वाई के, ग्राफिक और उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी और एलिमिनेशन मेथड में भी। आपका एक और मेथड हुआ करता था क्रॉस मेथड, ये वो पहले हुआ करता था, अब वो कट गया, ठीक है। तो आपको दो ही मेथड, तीन मेथड पढ़ने हैं इसमें। क्या किस लिए यूज होते हैं सर, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को अगर आप सॉल्व करने के लिए कोई बोलेगा कि इसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू बताओ इन दोनों को, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप ग्राफिकल मेथड बोलेगा तो ग्राफिकल से सॉल्व करना पड़ेगा, एलिमिनेशन बोला तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा वो, ठीक है। समझ में आई भाई बात, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ, अब मैं सबसे पहले ग्राफिकल मेथड पे जाता हूँ। तो ग्राफिकल मेथड पे जाता हूँ तो सर मुझे एक बात आप यहाँ पे बताओ, ये चैप्टर का नाम क्या था, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन से मतलब क्या है, यहाँ पे बताओ लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इस तरीका से एक स्ट्रेट लाइन बनता है लीनियर का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो यहाँ पे एक ये है और एक ये, तो दो हमारे पास इक्वेशन बनती है, पेयर में बनती है। तो दो स्ट्रेट लाइन का पेयर अगर मैं ग्राफिकल मेथड पे जाता हूँ, तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको ग्राफिकल मेथड से, जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। भाई ग्राफिकल मेथड में हो सकता है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन ऐसे आ जाए, ग्राफिकल मेथड में पैरेलल हो जाए, हो सकता है दोनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्ट आ जाए। एक तरीका हमारे पास दोनों लाइन ग्राफिकल में क्या आ जाए, एक दूसरे को ऊपर चले जाए, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है। समझ में आई बात मैंने क्या बोला भाई। तो अब चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड पे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड को कैसे करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बताइए मुझे, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास अगर दो पेयर में इक्वेशन है वो भी लीनियर है, तो दोनों के ग्राफ कैसे बनते हैं। या तो हो सकता है पहले कि दोनों इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, दोनों इक्वेशन हो सकता है पैरेलल चली जाए, और दूसरा दोनों इक्वेशन क्या हो सकती है, एक इक्वेशन ऐसे स्ट्रेट आ जाए, एक ही आ जाए इंटरसेक्ट लाइन पे। तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ सकती है क्या कि एक लाइन ऐसे जा रही है और इसी के ऊपर चली जाए दूसरी पूरी की पूरी,
जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। यानी कि देखो तीनों को समझो, पहली लाइन है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मैं एग्जांपल देता हूँ अक्सर, किसका, रेल की पटरी का, जो कहीं पे कट नहीं करती, हमेशा एक साथ चलती है, तो वो कौन सी होती है, पैरेलल लाइन। ये सर कैसे है, जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते हैं, अगर कोई सीधे सर ग्राफ बनाना कैसे आता है, तो ग्राफ के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ ग्राफ कैसे स्केच करते हैं, उसको देखिए जाके, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, देखो यहाँ पे पेयर में दोनों इक्वेशन, तो सॉरी इसमें लीनियर, उसमें पैरेलल में, तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड से जब हमने देखा तो पेयर में इक्वेशन तीन तरीका से बन सकती है। एक तो पैरेलल जा सकती है, एक इंटरसेक्ट जा सकती है, और एक हमारे पास पूरी की पूरी लाइन एक दूसरे को पूरा क्या कर लेती है, ओवरलैप कर सकती है। अब तुम बोलो सर ऐसे नहीं जा सकती, एक ऐसे चली गई एक ऐसे चली गई, ये नहीं जा सकती, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन का है ही नहीं। तो स्ट्रेट लाइन में सिर्फ और सिर्फ तीन मेथड बनते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट लाइन, और ये होती है कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है भाई। तो हम करने वाले इनके रेशियो। तो सबसे पहले मुझे रेशियो बताइए। अभी हमने दो इक्वेशन निकाली, दोनों इक्वेशन के हमारे पास रेशियो आए थे, दोनों इक्वेशन के हमारे पास रेशियो आए थे। रेशियो क्या क्या आएंगे ये बता दो भाई। रेशियो अगर हमारे पास दोनों लाइन पैरेलल है तो रेशियो हमारे पास क्या आता है, A1/A2। ये रेशियो मैंने आपको निकालने सिखा दिए कि A1 की वैल्यू हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया इससे पहले जो भी सिखाया था इंट्रोडक्शन में। तो A1 अगर हमारे पास A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, तो लाइन कैसी हो जाएंगे हमारे पास, पैरेलल लाइन। इंटरसेक्ट लाइन कौन सी होती है, जिसमें A1 और A2 का रेशियो इक्वल नहीं आता B1/B2 के, ठीक है। और कॉन्सिडेंट लाइन होती है जिसमें तीनों का रेशियो हमारे पास क्या आता है, इक्वल आता है, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अच्छा लाइन का थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। देखो पहले लाइन समझाई, इंटरसेक्ट लाइन का, इंटरसेक्ट लाइन कितने पॉइंट पे कट हो रही है, एक पॉइंट पे कट हो रही है। जो लाइन जितनी एक दूसरे पे कट करेगी उतने उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस पे एक पॉइंट पे कट करिए तो इसका वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये देखो ये एक ही लाइन पर कौन सी कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता है ओवरलैप। जैसे ये हाथ है, ये हाथ को दूसरा ओवरलैप कर लेता है, तो ये लाइन पूरी लाइन को क्या कर लेती है, ओवरलैप कर लेती है, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्सिडेंट लाइन। और लाइन क्या होती है, छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बनी होती है। तो बहुत सारे पॉइंटों पे एक ही लाइन मिल गई तो इसके मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रेशियो होती है इसके पहले लाइन का ये रेशियो होगा, इंटरसेक्ट लाइन का ये होगा, कॉन्सिडेंट लाइन का ये होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएंगे, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि सॉल्यूशन अगर एक भी पॉइंट पे कट कर रही है तो उसका एक सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट पे लाइन कट कर रही है तो उसके मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई कट नहीं कर रही पहले लाइन में, तो इसलिए इसके हो जाएंगे हमारे पास नो सॉल्यूशन। इसके कैसे हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है भाई, नो सॉल्यूशन। और ये एक पॉइंट पे कट करिए तो इसलिए इसके बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम ये भी कह देते हैं एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है। और कॉन्सिडेंट लाइन तो बहुत सारे पॉइंटों पे कट कर रही है तो इसके हो जाएंगे मैनी सॉल्यूशन, या इसको हम ये भी कह देते हैं क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या ये बोल देते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और एक बात और, अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन आ रहे हैं तो जिन भी इक्वेशन के सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट लाइन होती है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता वो इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कौन सा, इनकंसिस्टेंट लाइन। इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो इसको दूसरे कलर में ले लें, रेड में, चलो। तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और जिसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आता है, या एक है या बहुत सारे सॉल्यूशन आए, इन दोनों को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट लाइन। समझ में आ गया ये ग्राफ। ये ग्राफ अच्छे से आपको समझना है कि कौन सी लाइन हमारे पास कंसिस्टेंट होती है, कौन सी लाइन हमारे पास इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। जब हमारे पास किसी भी पैरेलल लाइन का रेशियो आएगा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इंटरसेक्ट लाइन का रेशियो आता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2।
और कॉन्सिडेंट लाइन का रेशियो आता है, तीनों इक्वल होते हैं हमारे पास रेशियो। अब ये सर एक चीज, एक एग्जांपल देके मुझे समझा दो, ठीक है? मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ ये यूज कैसे होने हैं, ठीक है भाई? समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2x माइनस का 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है? 4x माइनस का 6y प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो मैंने बोला ये आपको ये इक्वेशन बतानी है, कौन सी इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन, सॉरी कौन सी लाइन है, कौन, और इस लाइन के रेशियो क्या आएंगे, इस लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस लाइन, ये लाइन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, सब कुछ पूछ लिया मैंने इसमें। तो सबसे पहला काम आपका रेशियो निकालना है, a1/a2। तो सर a1 का रेशियो क्या है, a1 का रेशियो इक्वेशन में 2 है, और a2 तो सेकंड इक्वेशन में आएगा, क्या हो जाएगा 4, ठीक है? और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिख रहा है ना? तो क्या आएगा 1/2, ठीक है? और अगर मैं यहाँ से पूछूं b1, अब यहाँ से निकाला रेशियो b1/b2 का, तो b1 क्या आएगा सेकंड इक्वेशन से, b1 की वैल्यू क्या है -3, और b2 की वैल्यू क्या है -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया 1/2, ठीक है? अब निकालता हूँ एक और रेशियो c1/c2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके निकाले जो मैंने पहले सिखाई थी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे c1 की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे c2 की वैल्यू क्या है 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। देखो a1/a2 और b1/b2 के तो रेशियो सेम आए, क्या आ रहा है a1/a2 इक्वल टू आया b1/b2 के, क्यों? क्योंकि इनके 1/2 आया, इसका 1/2 आया, बट c1/c2 का आ गया 1/3, 1/3 इक्वल नहीं आया। तो ये रेशियो कौन से है, नॉट इक्वल टू का मतलब है ये रेशियो हमारे पास कौन सा, पैरेलल लाइन। तो लाइन पैरेलल है, और लाइन पैरेलल है तो कोई कट नहीं करी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो लाइन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, इनकंसिस्टेंट, ठीक है भाई? तो इस तरीका से हम अपने क्वेश्चनों को आगे फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए अब हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं, ठीक है भाई? हमारे पास सॉल्यूशन के भी बच रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन को मैंने वो बहुत अच्छे से कराए हुए हैं। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा तो उसको भी जाके देख लीजिए। वैसे क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है? हमारे क्वेश्चन आएंगे, पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका स्क्रीन पर। दिख रहा है भाई? अब दिख रहा होगा, दिख रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और क्वेश्चंस जो आएंगे आपके थोड़े से मैंने अच्छे लेवल के लिए, ऐसे नहीं है आपको कि आसान आसान से करा, तो वो नहीं था फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है हमारा कि अब आप हमको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए उन क्वेश्चनों को हम करते हैं सॉल्व, ठीक है? द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, हमको क्या गिवन है कि हमारे पास एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती थी, जो इंटरसेक्ट ना करे, और इंटरसेक्ट कौन सी लाइन नहीं करती थी एक दूसरे को, कौन सी लाइन थी, पैरेलल लाइन, ठीक है? तो इनमें से बताना, ये दोनों लाइन हमको ऐसे ही दिख रही है, कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का रेशियो कैसा आता था, ये किसका आता था, कॉन्सिडेंट लाइन का। तीनों में इक्वल किसका आता था, कॉन्सिडेंट लाइन का। ये किसका आता था, पैरेलल लाइन का। और पैरेलल क्या पूछा हुआ है, पैरेलल लाइन ही पूछा हुआ है इसमें। तो पैरेलल लाइन कौन से, पैरेलल लाइन का रेशियो कैसा आता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यही पूछा था, ठीक है? और इतना होता है हमारे पास इंटरसेक्ट लाइन का, इंटरसेक्ट लाइन का तीनों अनइक्वल ही किसी का नहीं होता, ठीक है? चलिए ये मैंने पढ़ा, ये मैंने बताया था जब मैंने क्या कराया था आपको, इंट्रोडक्शन कराया था। इसमें पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, लाइन रिप्रेजेंट बाय लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b। तो इसमें जैसे अब आप ग्राफ बनाओगे, अगर मैं आपको ग्राफ से इसको समझाऊं तो ये x एक्सिस होता है, तो x की वैल्यू क्या है a, x की वैल्यू क्या है a मतलब एक यूनिट पे है, यहाँ पे a है। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास b, y यहाँ पे x एक्सिस होता है, यहाँ पे y एक्सिस होता है, तो b एक यूनिट आ जाएगी, एक यहाँ से अब तक b हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैंने लाइन खींचा दोनों की तरफ तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन आई, और यही पूछा है दोनों लाइन कैसे बनेगी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ठीक है? नहीं तो आप रेशियो से भी देख सकते हो इसको, एक तरीका और है, इसको आप रेशियो से भी चेक कर सकते हो। ये एक यूनिट ये था, एक यूनिट ये था, मैंने तो दोनों को मैच कराया, तो एक पॉइंट पे कट करा, और जब एक पॉइंट पे कट करा तो हमारे पास कौन सी लाइन होती है एक पॉइंट पे कट करने पर, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है? कॉन्सिडेंट लाइन के तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइन के दो रेशियो इक्वल आते हैं, तीसरा अनइक्वल आता है। इंटरसेक्ट लाइन के, अच्छा ये भी इंटरसेक्ट एट a, b, ये भी इंटरसेक्टिंग एट b, a।
अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि इंटरसेक्टिंग ए कॉमा बी है कि इंटरसेक्टिंग बी कॉमा ए है। ये एक ऑप्शन अच्छे दोनों के दोनों। इसमें कैसे पता लगा इंटरसेक्टिंग ए कॉमा बी है? देखो, पहले एक तो तरीका ये है कि आपका पहले क्या आएगा, एक्स एक्सिस आएगा। पहले क्या लिखा जाता है आपका, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को मैंने यहाँ पे बढ़ाऊंगा, आगे ड्रॉ करूंगा, और तो बी एक्सिस को जब ड्रॉ करूंगा तो क्या आएगा, ए कॉमा बी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन तो आएगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे आएगी, ए कॉमा बी, नॉट की बी कॉमा ए। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन ये एंड ये, और इसमें बताना है इसके कैसे सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन है, बताइए। करिए सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन ये एंड ये। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या ये सही फॉर्म में लिखी हुई है। सही फॉर्म का मतलब है यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे माइनस का 3x इक्वल टू ये है। तो सबसे पहले इसको एक सेम फॉर्म में बनाना पड़ता है इक्वेशन को। जैसे इस फॉर्म में बनी हुई है ऐसे इस फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। यानी कि इस इक्वेशन को हो जाएगा माइनस का 3x, सबको इधर ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस का 6y, और ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं रेशियो चेक करूंगा सबसे पहले इक्वेशन से, a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट क्या 1, और a2 की वैल्यू क्या माइनस का 3। तो ये a1 अपॉन a2 आ गई। तो b1 अपॉन b2 के रेशियो में चेक करूंगा तो b2 क्या कॉफिशिएंट ऑफ y का कॉफिशिएंट क्या 2, b2 की वैल्यू क्या माइनस का 6। सॉल्व करा तो 2 3 जा 6, माइनस का 1/3, दोनों सेम आ रहे हैं। फिर निकालना पड़ेगा c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू क्या 5 कांस्टेंट नंबर, और c2 की वैल्यू क्या 1, तो 5 अपॉन 1। देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो तो इक्वल आ रहा, माइनस का 1/3 माइनस का 1/3, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो किसके आते थे ऐसे सॉल्यूशन आते थे हमारे पास, इसके पैरेलल लाइन के। और पैरेलल लाइन कहीं पे भी कट नहीं करती, तो इसके कैसे सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन पूछे इसमें कैसे हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। तो और यूनिक सॉल्यूशन किसके आते हैं हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन किसके आते थे बताइए भाई। यूनिक सॉल्यूशन किस कौन से इक्वेशन के आते थे, यूनिक सॉल्यूशन आते थे हमारे पास किसके, इंटरसेक्ट लाइन के, जो एक बार कट करती है एक पॉइंट पर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इसमें बताना है कौन सी इक्वेशन जो गिवन है इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या भाई, सबसे पहले तो बताओ इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, जहां पर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आता। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या था, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या था, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, रेशियो कैसा आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का रेशियो कैसा होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये चार इक्वेशन दी हुई है, इन चार इक्वेशन में रेशियो को कंपेयर करना है, देखना है ये वाला रेशियो किस में आ रहा है। अगर ये रेशियो जिसमें आ गया तो वो उसके कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। समझ में आई बात, मैंने क्या बोला, उस लाइन के कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे, उस लाइन के सॉल्यूशन हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट। एक मिनट भाई, तो कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। अब देखो इन सारे रेशियो को हमको चेक करना पड़ेगा। तो जब मैंने रेशियो को चेक करूंगा तो ऊपर से चेक कर लो आप कौन से सॉल्यूशन आ रहे हैं। मैं यहाँ से चेक करता हूँ, तो यहाँ से लास्ट वाली इक्वेशन से चेक करके देखता हूँ। तो इसमें चेक करिए, देखो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 2, और a2 की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा 2 2 4 1/2। b1 अपॉन b2 चेक करूंगा तो b1 कॉफिशिएंट ऑफ y 1 आ जाएगा, और कॉफिशिएंट ऑफ y सेकंड इक्वेशन का 2 हो जाएगा। 1/2 यहाँ पे आ रहा है, 1/2 यहाँ पे आ रहा है। c1 अपॉन c2 चेक करूंगा तो क्या आएगा, c1 की वैल्यू क्या 3 और c2 की वैल्यू क्या 10। तो ये दो तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन तीसरा नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो ये किसका सॉल्यूशन है, यही हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है। तो आप सारी इक्वेशन को इसमें चेक करके देखना, चेक करने पर हमें पता लगेगा कौन सी इक्वेशन किसकी है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, हाँ भाई समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये इक्वेशन एंड ये हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसमें बोल रहा है कि इसके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें दिया हुआ हमारे पास हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसके आते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन के आते हैं सर।
अब कॉन्सिडेंट लाइन कौन सी होती है जिसमें सर तीनों के तीनों रेशियो क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो इक्वल के लिए निकालो a1 की वैल्यू, जैसे इसमें इक्वेशन में क्या है, a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू क्या इतनी है k, और b1/b2 की वैल्यू 5 और b2 की वैल्यू क्या 15। तो यहीं से निकल जाएगा c1/c2, मत निकालो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5k इक्वल टू 15, 3 × 15। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 3 × 15/5, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो तीसरा हमको निकालने की जब जरूरत पड़ती, जब इन दोनों रेशियो से वैल्यू नहीं आती। अब तो हमारे पास इन्हीं दो रेशियो से वैल्यू आ रही है। अब कोई बोले सर मैं तो c1/c2 से निकालना चाह रहा हूँ, तो a1/a2 आ गया, b1/b2 आ गया। c1/c2 क्या आएगा, c1 की वैल्यू 8 है और c2 की वैल्यू कितना है 24। तो मैं तो सर इन दोनों को बराबर रखना चाह रहा हूँ, 3/k इक्वल टू 8/24। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी सेम आंसर आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 8k इक्वल टू 24 × 3। 8 कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9। तो भी हमारे पास आंसर कितना आएगा, सेम 9। इस तरीका से हम सॉल्व कर रहे होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है। अगर ये बात पता है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। द पेयर ऑफ इक्वेशन ये एंड ये रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल लाइन को। पैरेलल लाइन के कैसे सॉल्यूशन आते हैं, जब कहीं पे कट नहीं करती तो पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन आते हैं नो सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास a और b क्या है, a और b क्या थे इंटीजर। तो इसने पूछा है इसमें से कौन सा आएगा। अच्छा एक इक्वेशन दी है नहीं, तो पैरेलल लाइन का पैरेलल लाइन दी हुई है, तो पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यही तो आ रहा था पैरेलल लाइन का। तो पैरेलल लाइन का आपको सॉल्यूशन मतलब रेशियो सबके पता होना चाहिए, कौन सी लाइन के कैसे क्या रेशियो होते हैं, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या है a, यहाँ से मैंने पुट करा a1 की वैल्यू क्या है a, और a2 की वैल्यू क्या सेकंड इक्वेशन से 3, और b1 की वैल्यू क्या 2 और b2 की वैल्यू क्या b। तो मुझे तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो नॉट इक्वल टू तो कोई सी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसकी तरफ मैं जा ही नहीं रहा। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का भी कोई ऑप्शन होता तो मैं c1/c2 की तरफ जाता, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ab इक्वल टू 3 2 जा 6। तो ab इक्वल टू 6 क्या कहीं पे आ रहा है, ab इक्वल टू 6 आ रहा है, d फॉर दिल्ली। समझ में आया कैसे सॉल्व किया है। तो आपको रेशियो पता होना चाहिए, अगर रेशियो पता है तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन करिए। क्या इसमें इफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन, आपको एक लाइन दी हुई है जो इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट है, एक तो ये है और एक ये है। पूछा आर पैरेलल, पैरेलल का भी आपको बताया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये रेशियो होता है। देन द वैल्यू ऑफ m, आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें करिए m की वैल्यू फाइंड आउट। m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो a1 का रेशियो क्या, फर्स्ट इक्वेशन में a1 का रेशियो 3 और a2 का रेशियो क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब ऑप्शन में मैंने देखा तो ऑप्शन में तो वैल्यू निकलवा रहा है सिर्फ और सिर्फ m की, किसकी, m की। तो m तो हमारे पास इसी में जाएगा a1/a2 b1 की वैल्यू क्या, कोएफिशिएंट ऑफ y, और b2 की वैल्यू क्या, कोएफिशिएंट ऑफ y 5। तो m तो मेरे पास यहीं पे मिल गया, तो मैं नहीं निकाल रहा, c1/c2 में निकाल ही नहीं रहा। तो यही से सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 इक्वल टू 2 2 जा 4 है। तो m की वैल्यू हो जाएगी 15/4, है कहीं पे 15/4, यस 15/4, d फॉर दिल्ली। समझ में आया भाई, समझ में आया कैसे किस तरीके से सॉल्व किया। तो आपको रेशियो पता होना चाहिए, रेशियो में वैल्यू पुट करिए, देन अपना आंसर फाइंड आउट करिए। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट में, अच्छा आ गया, ठीक, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलो देखो द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ। तो बताइए, इसमें आपको बताना है वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने, इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दिया हुआ है। एक इक्वेशन ये है यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किस में आते थे सर, इंटरसेक्ट लाइन में, क्योंकि एक पॉइंट पे कट करता था। और इंटरसेक्ट लाइन का सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही तो होता है भाई। हाँ सर यही होता है। तो a1 की वैल्यू क्या है k, और a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से a2 की वैल्यू है 6 और नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते,
क्यों नहीं हो सकते सर, नॉट इक्वल टू आएगा इंटरसेक्ट लाइन में, पहली बात तो यही है, ठीक है। और B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू माइनस का 1, और B2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस का 2, माइनस से माइनस कटेगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2k इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, वो भी कैसी, पॉजिटिव 3, नॉट इक्वल टू कैसी आएगी हमारे पास, नॉट इक्वल टू, याद रखना k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। इंटरसेक्ट लाइन में नॉट इक्वल टू का साइन लगता है, ठीक, ओके। तो k की वैल्यू क्या जाएगी, नॉट इक्वल टू 3। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द केफ और विच ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये आप खुद से कर लेना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए, करना कैसे है देखो दोबारा से एक बार। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या तो मैनी सॉल्यूशन बोले या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोले, किसके किसके वो होते हैं रेशियो, ये होते हैं कॉन्सिडेंट लाइन के। तो कॉन्सिडेंट लाइन में तीनों इक्वल होते हैं, A1/A2, B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। तो A1 की वैल्यू इक्वल टू और A2 की वैल्यू A1/A2 इक्वल टू B1/B2। तो यहीं से k की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहीं से सॉल्व कर लूंगा, 2k इक्वल टू 3, सॉरी 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो k की वैल्यू 2 6 जा 12, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। इस तरीका से हम इन ऑप्शनों को सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें भी पूछा था वैल्यू ऑफ k सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हैज नो सॉल्यूशन, इनको खुद से करना है, ये सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, मैंने काफी करा दिए। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसको बताइए। बोला एक वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है आपको, जिसमें दिया हुआ है हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। अच्छा इसमें कुछ मिस कर दिया, इसमें चाहे तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन जीरो नहीं आया, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आया है, और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आया है तो हमारे पास दो ही आ सकते हैं, तो मैनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो A1/A2 अगर मैं निकालूं यहाँ से, A1 की वैल्यू 3 और A1/A2 और B1/B2 5/10, देखो नॉट इक्वल टू वाला कोई ऑप्शन है नहीं, तो इंटरसेक्ट लाइन तो वैसे भी नहीं है। मेरी बात समझो, इसमें बोला नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो का मतलब है कि सॉल्यूशन जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा, और जब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा तो पहले लाइन तो वैसे ही हट गई क्योंकि उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है। फिर आता दूसरी इंटरसेक्ट लाइन, इसके सॉल्यूशन आते हैं, इंटरसेक्ट लाइन में नॉट इक्वल टू का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इंटरसेक्ट लाइन भी हट गई। तीसरा बचता हमारे पास कॉन्सिडेंट लाइन, जिसमें इक्वल टू होता है, तो मैंने सॉल्व करा 5k इक्वल टू 10 3 जा 30, तो 5 6 जा 30, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 आंसर, ठीक है। इस तरीका से मैंने इसको ऑब्जर्व किया इस वाले क्वेश्चन को। हाँ, अब आपके यहाँ तक ये थे हमारे पास किसके क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे हमारे किसके, एमसीक्यू टाइप जो अभी मैंने करा दिए। तो ज्यादातर ऐसे ही बेस पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस जो आपके केस बेस्ड भी है और ग्राफिकल मेथड में, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको ग्राफिकल मेथड बता दूंगा, सब्स्टिट्यूट। तो अब हम करते हैं, हमारे एमसीक्यू पूरे खत्म हो गए, अब करते हैं कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस। मैंने बताया था कि आपको कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये पहला क्वेश्चन आया आपका किसका, पहला क्वेश्चन आया आपका ग्राफिकल मेथड से कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x, और ये आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन का और इक्वेशन का। शेडेड द रीजन, रीजन को क्या करना है, शेडेड करना, बाउंडेड बाय दीज लाइन, तो आपने बाउंडेड करी है लाइन मतलब एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जो भी आपको बाउंडेड करोगे लाइन को। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन बना है वो क्या बना है, ट्रायंगल बना है, क्वाड्रिलेटरल बना है या फिर ट्रेपेजियम बना है, कुछ बना होगा, उसका आपको क्या निकालना है, उसका हमें फिर एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट इक्वेशन है ये 2x + y = 6, तो यहाँ से पॉइंट निकालिए, यहाँ से पॉइंट क्या आएगा, 2x = y, इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस का y, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 6 - y/2। तो इसके पॉइंट्स निकालिए, इसके पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट कम से कम चाहिए, 3 पॉइंट, ये x और ये y। तो x y की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट करी तो 6 में से 0 जाएगा 6, 2 3 जा 6, लेकिन वैल्यू ऐसे पुट करना कि पॉइंट में ना आए, पॉइंट में भी आ जाएगा तो गलत नहीं होगा, वो भी सही है, लेकिन कोशिश करना कि हमारे पास वो पॉइंट में ना आए, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, 6 में से 2 जाएगा 4 और 2 का डिवाइड दे दूंगा तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2, ठीक है। और बताओ और क्या रख सकता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा
y की वैल्यू 4 रख लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 4 रखी, 6 में से 4 जाएगा तो 4 और 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 2, भाई 6 माइनस 4 अपॉन में 2, 6 में से 4 गया 2 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अगर कोई नेगेटिव में पॉइंट लेना चाहो तो नेगेटिव में भी चल जाएगा, ऐसा नहीं कि सर पॉजिटिव में लेना है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो ऐसे ही हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई ट्रांसपोज होकर प्लस का माइनस का हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 2 अपॉन में 2। तो इसके पॉइंट्स बनाओ x y, तो यहाँ पे मैं y की कोई भी वैल्यू रखूंगा, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1, 2 1 जा 2, और y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, y की वैल्यू 2 माइनस 2 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। y की वैल्यू अगर 4 पुट करता हूँ तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो समझ आया भाई ये पॉइंट कैसे आए। तो इस तरीका से सबसे पहले आप पॉइंट फाइंड आउट करोगे, तो पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद इसके बाद आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है इसको। तो ग्राफ पे ड्रॉ करिए भाई, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा होगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में। ये x होता है, ये x डैश, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन आपकी y एक्सिस होती है। यहाँ पे मिड क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है 0,0, तो ये पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। चलो इसी से लिख देता हूँ 1 2 3 4, ऐसे पॉइंट्स बना लो इसको। इधर कैसे होते हैं, इधर भी पॉजिटिव, और इधर कैसे होते हैं नेगेटिव। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। तो अब इसको ड्रॉ करिए, किसको, अब इसको ड्रॉ करिए ग्राफ पे। जैसे ये बना x की वैल्यू क्या 3 और y की वैल्यू क्या 0, तो 0,0 तो यहीं पे आता है, तो x की वैल्यू प्लस का 3 ये आ जाएगा 3,0, क्योंकि y की डिस्टेंस हमको चली नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ x डिस्टेंस में चले। दूसरा इसी में 2,2, x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। अगर मैं इनको दोनों को ज्वाइन कराऊंगा इस तरीका से, तो यहाँ पे बनेगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 2,2। दूसरा पॉइंट क्या 1,4, x की वैल्यू क्या 1, x की वैल्यू ये रही, और y की वैल्यू क्या 4, 1,4, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से बनेगा 1,4, ये यहाँ पे आएगा 1,4। तो ये तीनों पॉइंट बन जाएंगे, और इन तीनों पॉइंटों को क्या कर देना हमको, तीनों के तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ये ठीक है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ऐसे सेकंड के लिए बनाइए। सेकंड के लिए कलर यूज कर लेते हैं, कौन सा हम कर लेते हैं वाइट। ठीक है, तो -1,0, x की वैल्यू क्या माइनस का 1, ये 1,0, तो y की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, y तो डिस्टेंस 0 चले हो। x की वैल्यू क्या 0 और y की वैल्यू क्या प्लस का 2, y की वैल्यू प्लस का 2 यहाँ पे आएगी। ठीक है, और सेकंड है 1,4, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 ये रही, और y की वैल्यू क्या 4, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या 4, y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा तो। ठीक है, और इनको ज्वाइन कराते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। तो इस तरीका से हमारे पास ये पूरा ग्राफ बनेगा। और एक ग्राफ बनने के बाद उसने क्या बोला है कि जो हमारे पास बाउंडेड बाय, जो बाउंडेड हुई है, यही तो लाइन बाउंडेड हुई है, और एक्स एक्सिस पर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इसको शेड करिए, और इसी का आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसी का हमको एरिया फाइंड आउट करना है इस शेडेड रीजन का, इसका। तो ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ OAB। OAB क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इन ट्रायंगल OAB, तो क्या आ जाएगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया तो निकालना था इसका, फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो बनता है। अब बेस बताओ, इसमें बेस ये वाला ट्रायंगल ये पूरा होगा AB, तो बेस क्या हो जाएगा इसका AB, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट हो जाएगी सर ये यहाँ से यहाँ तक पूरी ये हाइट है इसकी, ये क्या हो जाएगी हाइट। तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी O, अगर मैं यहाँ पे D दे दूं तो OD, हाइट क्या हो जाएगी इसकी OD हाइट होगी। ठीक है, तो बताइए 1/2 इंटू AB कितना है भाई, यहाँ से अब तक 3 यूनिट है, डिस्टेंस 1 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी यूनिट 4 यूनिट। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट बताओ, ये वाली हाइट कितनी है, कहाँ पे कट कर रहे हैं, दोनों कट कर रहे हैं किस पर, 4 पर, दोनों कट किस पे कर रहे हैं 4 यूनिट पर। एक बार और चेक कर लो, देखो जहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस पे कट करे, जहां पर दोनों लाइन कट करती है वहां पर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलते हैं, यानी कि एक्स की और वाई की वैल्यू निकलती है। क्या निकलती है, एक्स की और वाई की वैल्यू। तो कहां पे निकल रहे थे, सॉरी ये यहाँ पे 4 पे,
1,4। तो 1,4 पे कट हो रहे थे, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या आई थी 4। तो ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे इक्वेशन के। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे पुट करके देखो, x की वैल्यू पुट करूंगा तो 2 और y की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो 4 और 2 6, तो आ गए ना 4 + 6 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसमें भी रख के देख लेना तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x का सॉल्यूशन आया, x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4। ठीक है, तो अब हमको निकालना था इसकी हाइट। हाइट क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या हो जाएगी भाई, हाइट थी जो कहाँ पे कट कर रहे थे 4 पॉइंट पे। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है इसका, यहाँ पे पॉइंट था 1 और यहाँ पे पॉइंट कौन सा था 4। तो ये वाली हाइट कितनी गई है इसकी 4 यूनिट, तो हाइट कितनी गई है 4 यूनिट। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यूनिट स्क्वायर। 8 स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ जाएगा एरिया, 8 स्क्वायर यूनिट। तो 8 स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ जाएगा एरिया। इस तरीका से हम फाइंड आउट कर देंगे। अगर यहाँ पे इसी में शेडेड रीजन में मान लो कुछ ट्रेपीजियम बन जाता तो ट्रेपीजियम का एरिया फॉर्मूला लगाते। अगर कुछ और फिगर बन जाता जैसे कि अब रेक्टेंगल भी बन सकता है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से हम इस क्वेश्चन का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये तुम करना भाई, ये क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। इसमें इक्वेशन को ग्राफ को ड्रॉ करना है एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस। इसमें क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बनना है। पहले एक्स के और 2 पॉइंट को ड्रॉ कर देना ग्राफ पे, फिर यहाँ से पॉइंट निकाल लेना, इनके पॉइंटों को ड्रॉ करना। फिर यहाँ से जब तुम वो बनाओगे एक मतलब ड्रॉ करने के बाद बनेगा तो क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। और वो क्वाड्रिलेटरल कैसा बनेगा, क्वाड्रिलेटरल तो बहुत सारे होते हैं सर, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, तो वो अकॉर्डिंग टू फिगर लगेगा आपको क्या बना है। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करना, ये HW हो गया आपके लिए। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना, तो मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, ये शायद वापस से वही डाल दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन x = a, y = a, राइट द वर्टिसेस ऑफ द फिगर फॉर्मेड बाय दीज लाइन। आपको वर्टिसेस लिखने, द x एक्सिस द y एक्सिस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ फिगर, और उसका एरिया भी निकालना है। ये शायद यही तो क्वेश्चन है, शायद सेम टू सेम। x की वैल्यू -2 थी, नहीं ये अलग है भाई। तो इसमें ग्राफ को बनाइए, इसको ग्राफ पे कैसे दिखाओगे पहले बताइए, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई। इसमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, x की वैल्यू आपको दी हुई है, y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, राइट द वर्टिसेस ऑफ द फिगर फॉर्मेड बाय द दीज लाइन। सर यहाँ पे दूसरी लाइन दी हुई नहीं है, द x एक्सिस एंड y एक्सिस आल्सो, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर। अच्छा, तो इसमें वर्टिसेस कैसे बनाओगे, जैसे ही हमारे पास ये ग्राफ बन गया, ऐसे तो ग्राफ बनाते हो। ठीक है भाई, x डैश, y और y डैश, ये जाएगा 1 2 3। ठीक है, इधर भी 6 तक ले देते हैं। ये तो बनाना आता होगा ना कार्टेशियन प्लान, सर यही तो आता है बस, और कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्लान बन गया। तो ये किसमें कह रहा है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -2 कहाँ पर है, ये x की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है +3, y की वैल्यू क्या है +3। ये वाले पॉइंट है दोनों। और इसमें कह रहा है कि राइट द वर्टिसेस ऑफ द फिगर फॉर्मेड। आपको वर्टिसेस लिखने हैं जो फिगर बनी है बाय दीज लाइन, द x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस पर और y एक्सिस पर जो फिगर बनी है। तो इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये तो एक वो बन जाएगा। बताओ भाई, तो करिए भाई। अब इसमें गलती ये मत कर देना कि इन दोनों को ज्वाइन कर दूं। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन ये x की और एक इक्वेशन ये y की, और पूछा वर्टिसेस लिखने आपको जो भी फिगर बनेगी लाइन पर x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर तो सर ये बन रही है, x एक्सिस पर तो यहाँ से यहाँ तक है, y एक्सिस पर ये बन रही है। तो ये तो हमारे पास दोनों इक्वेशन सर अलग होगी। हाँ मिला दो बेटा, इनको ज्वाइन कर दो, तो इन इक्वेशन को दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दूंगा तो ये फिगर बनेगी। चलो दोबारा से समझते हैं। देखो ये 2 पॉइंट तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, x की वैल्यू सर -2, y की वैल्यू 3। फिर उसने बोला आपको वर्टिसेस लिखने जो फिगर बन रही है। अगर ये एक इक्वेशन होती, मान लो ये एक इक्वेशन होती, तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता, जैसे फर्स्ट वाले में की थी कि फर्स्ट इक्वेशन के सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया। बट ये फर्स्ट इक्वेशन अपने आप में, ये सेकंड इक्वेशन अपने आप में है,
तो दोनों इक्वेशन अलग अलग है, तो दोनों को एक साथ में ज्वाइन नहीं कर सकता। तो कैसे ज्वाइन किया है, तो उसने बोला एक तो लाइन जो बनेगी एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर, तो ये फिगर बन गई, तो इसको सारे को ज्वाइन करा, तो ये फिगर बनी हमारे पास एक क्या बन रही है, हाँ ये वाली फिगर बनी है। इसका एरिया सेलेक्ट करके ये एरिया फाइंड आउट करना है इस फिगर का। अब ये देख लो ये फिगर क्या बनी है, देखो अगर इसने क्या पूछा वर्टिसेस तो पूछे इसके, फाइंड राइट द वर्टिसेस, तो इसके वर्टिसेस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर तो x 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0,3, और ये हो जाएगा हमारे पास 0,0, ओरिजिन पे क्या होता है 0,0। इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, x एक्सिस पर y 0 होता है तो -2,0, ठीक है, और इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस सॉरी, तो इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे भाई, x एक्सिस पर -2 और y एक्सिस पर क्या है 3, -2,3, ये एक्सिस आ जाएगी। ये तो वर्टिसेस बता दिया आपने। अब वर्टिसेस के बाद आपको इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, दो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है इसकी, 2 डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या सर 2 है, यहाँ तक डिस्टेंस क्या 3, ये डिस्टेंस क्या 3, तो फिगर क्या बन गया, यानी कि आमने सामने की साइड बराबर है, तो फिगर क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। तो आपको जो इसका एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, एरिया एक रेक्टेंगल का, समझ में आ गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं OABC, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या ये होता है, ये तो सर ट्रायंगल का होता है। तो बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी इसमें तो नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ बताइए इसमें कितनी है, लेंथ कितनी है, यहाँ से अब तक लेंथ सर 2 यूनिट डिस्टेंस तो हम उसमें लिखते हैं ना प्लस में, और ब्रेथ कितनी है यहाँ से अब तक, ब्रेथ है सर 3 यूनिट, तो 2 × 3, तो 6 स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका क्या एरिया। तो समझ में आया भाई ये कैसे बनाया। तो इस तरीका से हम इस क्वेश्चन का एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे, और इसी टाइप से हम इसका क्या वर्टिसेस भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाला भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इस वाले क्वेश्चन को आप करना जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, ये सब समझ में आ गया भाई। इसके वर्टिसेस बना दिए, इसके हमने एरिया निकाल दिया, क्या फिगर बनी थी वो देख लिया। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन ये है आपके पास, ये कि आपको एक ग्राफ इक्वेशन पे बनाना, देखो ये x की एक इक्वेशन दी हुई है, एक x की इक्वेशन ये दी हुई है, तो ये दोनों एक है, तो इन दोनों के पॉइंटों को दिखा देना एक जगह बना के, फिर एक इक्वेशन ये बनी हुई है, तो इसके पॉइंट अलग बनाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं इसके पॉइंट एक साथ बना दोगे तो इसके पॉइंट अलग बन जाएंगे। तो आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो आपका क्वाड्रिलेटरल बना है किस पर, लाइन x एक्सिस पर, तो आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, उसका फाइंड आउट करना है क्या एरिया, ठीक है। समझ में आया भाई, समझ में आया, बना लोगे। जैसे मैं इसका ग्राफ के लिए तुमसे बोलूं कि ग्राफ बनाओगे जैसे इसका, तो x की वैल्यू तो यही तो आएगा 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे आएगी और x की वैल्यू 5 यहाँ पे आएगी, ठीक है। और अब इससे पॉइंट निकालो, अब इससे पॉइंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू y ट्रांसपोज प्लस का और ये प्लस का 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, सेम वही तो काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट बना लो x और y के। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 2 जा 4, y की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगी। अगर y की वैल्यू मैं माइनस में पुट करता हूँ, मान लो y की वैल्यू मैंने कोई पुट कर ली, क्या माइनस का 3 या कुछ वगैरह, चलो कोई भी पुट कर लो, तो अगर 4 पुट करता हूँ तो ये भी 4 आ जाएगा, 4 4 8, 2 4 जा 8, तो इसको दिखा दो x की वैल्यू क्या है 2, 0, तो ये सेकंड इक्वेशन के लिए हो जाएगा। भाई फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी यहाँ से यहाँ तक बन गई, फर्स्ट इक्वेशन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन है 2, 0, 2, 0 इस पे बनेगा, फिर है 3, 2, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 3, क्या है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 है, 3, 2 ये बन जाएगा, और ये 4, 4, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 4 है, तो 4, 4, तो यहाँ पे बन जाएगा एग्जैक्ट 4, 4, यही तो बनेगा 4, 4। हाँ, अब इन सारे पॉइंटों को क्या कर दो, इन सारे पॉइंटों को भी ज्वाइन कर दो, तो इस तरीका से आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। और ये क्या बन रहा है, ये तो मुझे एक अच्छा सॉरी भाई ये ज्वाइन करना था ना, यहाँ से मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मैंने सिखा दिया इससे पहले तुम्हें, तो ये बन जाएगा आपका एक। अब ये देख लेना एक क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या फिर कौन सा फिगर बन रहा है। जैसे यहाँ से अब तक यूनिट कितनी है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट,
यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर इसका वो निकल जाएगा।